हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि आज से हम अपने इस चैनल पर जो भी 6 सेमेस्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली वीडियोस जो हमने बनाना स्टार्ट करा है वो बेसिकली 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम एनईपी के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 1858 टू 1947 उसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हम देखने वाले हैं, जो कि सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके अंदर बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन वीडियोस होगी विद पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड ये जो भी आज की वीडियो होने वाली है वो DU SOL रेगुलर एंड NC वेव वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है। तो फ्रेंड, और सुधार आंदोलन 19वीं सदी पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन, जो कि 1858 से लेकर 1947 के बीच में ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए आगे वीडियो को लेके चलते हैं एंड चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। 19वीं सदी का भारतीय समाज कई बुराइयों से ग्रस्त था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, छुआछूत, महिला शिक्षा की कमी, धार्मिक अंधविश्वास आदि। ये बात थी उस समय 19वीं सदी की, जिस समय भारतीय समाज बहुत सारी बुराइयों से ग्रस्त था। जिस समय बेसिकली उस समय जो भी बुराइयां थी समाज के अंदर वो थी सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, छुआछूत, महिला शिक्षा की कमी और धार्मिक अंधविश्वास। अब बेसिकली सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें एक जो विधवा स्त्री होती थी उसके पति की या उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसे भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। बेसिकली यही वो सती प्रथा थी, जो कि उस समय 1858 में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, और जिसको सुधारने के लिए हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और ये बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सामाजिक जो समाज को सुधारने के लिए समाज सुधार आंदोलन चलाया गया था, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें थी। ऐसे ही बाल विवाह यानी छोटे से या यूँ कहे कि कम उम्र में ही बच्चों का विवाह कर देना, ये बाल विवाह प्रथा था। जातिवाद, छुआछूत, उस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों को माना जाता था कि ये किसी निचली जाति वाले ने किसी ब्राह्मण को अगर छू दिया तो वो बेसिकली ब्राह्मण अशुद्ध हो गया, या इस तरीके के बहुत ज़्यादा ही कुरीतियाँ उस समय में फैली हुई थी। उस समय का समाज जो था वो बहुत सारी बुराइयों से ग्रस्त हो रखा था। तो वही हम इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, महिला शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं आप कि उनको पढ़ने का अधिकार तक भी नहीं दिया गया था। और धार्मिक अंधविश्वास भी बहुत ही ज़्यादा था, यानी समाज में अगर यूँ कहे कि किसी ने कोई भी धर्म के बारे में अगर चीज़ें बता दी कि हाँ ये चीज़ सही है, तो सारे लोग उस बात को आँख बंद करके मान लेते थे कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है। तो इस समय कई समाज सुधारक और पुनरुत्थानवादी आंदोलनों ने इस कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1858 से 1947 के बीच भारत में अनेकों सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, जिनका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, प्रगति को बढ़ावा देना था। यानी जितने भी समाज सुधारक आंदोलन हुए उनका एक मेन उद्देश्य था, जो कि समाज में जागरूकता फैलाना और समाज की प्रगति करके उसको आगे बढ़ाना, और ताकि लोगों का वहाँ पे विकास हो सके। क्योंकि अगर समाज इन्हीं सब गलत बुराइयों में या गलत रास्तों पे ही चलता रहेगा तो बेसिकली हमारे समाज का विकास कैसे होगा, हम लोग विकास कैसे करेंगे, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे जब हम इन्हीं अंधविश्वासों में घिरे हुए रहेंगे। तो इन्हीं सब अंधविश्वासों को दूर करने के लिए 1858 से लेकर 1947 के बीच बहुत सारे समाज सुधारक आंदोलन चलाए गए, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे कि किन किन समाज सुधारकों के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे। उपनिवेश भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों पर ऐतिहासिक विचार चल रहा था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारत कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों भारत में कई धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जो भारतीय समाज में व्यापक कुरीतियाँ, असमानताएं और अंधविश्वास को समाप्त करने के उद्देश्य से संचालित किया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने एक और भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया, वहीं दूसरी ओर उसने आधुनिक शिक्षा जैसे कि प्रेस,
संचार प्रणाली और नए विचारों के प्रसार में भी योगदान दिया। यानी आप बेसिकली उस समय अंग्रेजों का या यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार का भारत में आगमन हो रहा था, और साथ ही साथ जो उनके द्वारा लाई गई जो पश्चिमी शिक्षा नीति थी वो भी भारत के अंदर धीरे धीरे प्रचलित हो रही थी। यानी एक तरफ से देखा जाए तो उनके द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए जा रहे थे, जो कि ये था कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लाया, उन्होंने प्रेस को भारत के अंदर लाया, संचार प्रणाली और न्याय विचारों को भी प्रसार करने में इन्होंने योगदान दिया था। इसी परिवेश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक ऐतिहासिक समीक्षा और महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी उस समय धीरे धीरे जिस प्रकार से ब्रिटिशों का भारत पर कब्जा बढ़ते जा रहा था, उसी तरीके से उन्होंने समाज में अच्छे काम करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए और समाज के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। इसी समाज सुधार आंदोलनों में से एक ब्रह्मो समाज था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्मो समाज जो कि 19वीं शताब्दी का एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। यानी जितने भी समाज में सामाजिक सुधार के कार्य किए जा रहे थे, उसमें से सबसे पहले जो आगे आए या जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए कदम उठाया, वो थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या करा, ब्रह्मो समाज नामक एक समाज की स्थापना की, जो कि 1828 में की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज में फैली कुरीतियाँ, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। यानी इन्होंने क्या करा, देख रहे थे ये बेसिकली उस समय की जो भारत के अंदर जो समाज था उसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी, लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास था और समाज में बहुत ही ज़्यादा बुराइयाँ फैल रही थी। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। ब्रह्मो समाज ने तर्क, विज्ञान और मानवतावादी मूल्य पर आधारित समाज की परिकल्पना की। यानी जो ब्रह्मो समाज था उन्होंने क्या बात करा कि हमें तर्क, विज्ञान और मानवतावादी मूल्य आधारित समाज की परिकल्पना को भारतीय समाज में जागरूकता और आधुनिकीकरण की नई लहर पैदा करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। यानी उन्होंने ये बोला कि हमें बेसिकली किसी भी प्रकार की किसी ने भी कोई टिप्पणी कर दी तो उसमें हमें पहले उसके विश्वास करने से पहले उसके ऊपर हमें तर्क करना चाहिए। विज्ञान का उसके ऊपर क्या फैक्ट है वो हमें जानना चाहिए, समाज में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बस कोई भी पर्टिकुलर चीज़ कह दी और उसको हमने तुरंत एज इट अडॉप्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, किसी ने कहा कि मान लो आम का जो पेड़ है वो आम जो उगता है वो आम के पेड़ पे ना उग के वो इमली के पेड़ पे उगता है, तो क्या आप लोग सब उस पर विश्वास कर लेंगे आंख बंद करके कि नहीं जी इमली के पेड़ पे आम उगता है? नहीं, जब क्योंकि आम का पेड़ है तो वो तो आम के पेड़ पे ही उगेगा, इमली के तो उगेगा नहीं। तो ऐसी जो भी बुराइयां थी या जो भी गलत या अंधविश्वास था उस पर ऐसे कोई भी विश्वास ना करे, इसके बारे में उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज नामक समाज की एक स्थापना करी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यही थे राजा राम मोहन राय, अ ग्रेट रिफॉर्मर, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। तो ये हमें क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी। ये असाइनमेंट्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड ये हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके भी और भी पॉइंट्स मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अब हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज की स्थापना और उद्देश्य के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मो समाज की स्थापना। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्मो समाज के रूप में विकसित हुआ। यानी जो ब्रह्म समाज था वो बेसिकली पहले ब्रह्म सभा था, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना और भारतीय समाज को एक ईश्वरवाद यानी केवल एक ही ईश्वर की उपासना की ओर प्रेरित
करना था। यानी बेसिकली जो इन्होंने जिस समाज की स्थापना करी थी उनका एक मेन उद्देश्य था कि एक ईश्वरवाद, यानी केवल एक ईश्वर की उपासना या एक ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित करा। अब बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। इसके उद्देश्य की बात करें तो एक ईश्वरवाद का प्रचार करा, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करा। यानी हिंदू समाज में जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मूर्ति पूजा की जाती है, बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों का इन्होंने क्या करा, विरोध करा और एक ईश्वरवाद की ओर लोगों को जागरूक करा। या यूं कहे कि उन्होंने ये बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की उपासना या एक ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। सती प्रथा का भी उन्मूलन करा। इन्होंने उस समय क्या करा, जो सती प्रथा थी, जिसके बारे में मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था कि सती यानी सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके अंदर जो एक विधवा स्त्री होती थी उसको उसके पति के साथ ही सती कर दिया जाता था, या यूं कहे कि उसके अंतिम संस्कार के समय उसको भी उसके साथ जिंदा ही जला दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही बुरी कुप्रथा थी जिसके बारे में इन्होंने व्याख्या करा और इसका विरोध करा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसका परिणाम ये निकला कि 1829 में इसे कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों से ये प्रभाव हुआ कि सती प्रथा को 1829 में कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और ये प्रथा पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। इसके बाद बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कार्य करा। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि विधवा का पुनर्विवाह, यानी जिस स्त्री का पति कम आयु में ही स्वर्गवास जिसका हो गया हो, तो उस स्त्री का वापस से उसका विधवा पुनर्विवाह कर देना, यानी उस स्त्री का विवाह करवाना। बाल विवाह का विरोध करा और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करा। यानी जो कम उम्र में ही बच्चों के जो विवाह कर दिए जाते थे, इसका उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध करा। और साथ में इन्होंने महिला शिक्षा का, यानी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देना चाहिए, इसके लिए भी समाज में आवाज़ उठाई और उसका समर्थन करा। इसके बाद इन्होंने जातिवाद और छुआछूत का भी विरोध करा। यानी उस समय हमारा समाज जिस प्रकार से जातिवाद से, छुआछूत से घिरा हुआ था, लोगों को समानता का अधिकार दिलाने की वकालत तक की, यानी हर लोग समाज में एक समान अधिकार रूप से रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई किसी निचली जाति का नहीं है, कोई उच्च जाति का नहीं है, सभी लोग समान हैं और सभी को एक प्रकार से समान अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही इन्होंने धर्म में तर्क और वैज्ञानिक सोच की बात करी। यानी धर्म को अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त करना चाहिए। यानी जिस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों से अंधविश्वास किया जाता है, प्रखंड रचाया जाता है, उन सब के खिलाफ इन्होंने कड़ा विरोध करा और एक धर्म में तर्क और वैज्ञानिक सोच की बात करी। अब बात करेंगे ब्रह्म समाज के सिद्धांत के बारे में कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या कहता है। इस समाज का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करना था और धार्मिक सुधार लाना था। यानी जो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था उसकी हम बात करें तो इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, उसको समाज से दूर करना और धर्म में एक धार्मिक सुधार लाना। ताकि ब्रह्म समाज के सिद्धांत के मुख्य रूप से ये थे जो कि एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर की उपासना, सामाजिक समानता, यानी समाज में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समाज में सभी लोग समान हैं, कोई निचली जाति का कोई उच्च जाति का नहीं है, किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने तर्कवादी दृष्टिकोण पर आधारित प्रश्न चिन्ह भी किए। यानी उन्होंने किसी भी बात को मानने से पहले उसके साथ प्रश्न चिन्ह लगाकर प्रश्न किया और अपने दृष्टिकोण को रखा कि इसका बेसिकली कोई साइंटिफिक रीज़न है भी या नहीं, या ऐसे ही हम कोई भी बातें बेसिकली बोल दे रहे हैं। अब बात करेंगे ब्रह्म समाज के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो कौन से थे। तो ये अगर क्वेश्चंस आ जाता है ब्रह्म समाज के बारे में आपको पेपर में, तो आप इसको इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि बेसिकली ब्रह्म समाज क्या था, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। देन ब्रह्म समाज का एक जो राजा राम मोहन राय ने शुरुआत करी तो वो किस तरीके से करी उनके बारे में आप बता सकते हैं। देन ब्रह्म समाज के सिद्धांत, और इसी तरीके से इनको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत में एक ईश्वरवाद, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ब्रह्म समाज केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का विरोध करता है, वेदांत दर्शन पर आधारित भक्ति और ध्यान को प्राथमिकता देता है, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध करना, यानी हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा, बलि प्रथा और अंधविश्वास को अस्वीकार करता है। यानी उस समय जो बलि प्रथा थी और समाज में जो अंधविश्वास फैल रहा था धर्म के नाम पर, उन सब का भी इन्होंने कड़ा विरोध करा और तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हुए इन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का कड़ा विरोध करा। और साथ ही साथ इन्होंने सभी धर्मों की एकता की बात करी, जिसमें ब्रह्म समाज का मानना था कि सभी धर्मों की मूल शिक्षा सामान्य होती है, सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया। इन्होंने सीधा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा कि सभी धर्म सामान्य है, सभी धर्मों की जो मूल बातें हैं उसको हमें अपनाना चाहिए कि सभी धर्म क्या कहते हैं, उसके सबके कंक्लूजन को जोड़ के हमें एक ईश्वरवाद की ओर प्रेरित होना चाहिए और उसमें से जो अच्छे विचार है उनको अपनाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की तर्क संगत व्याख्या भी करी, धर्म को रूढ़ियों और पाखंडों से मुक्त करने की वकालत करना, उपनिवेश और वेदांतों के विचारों को आधुनिक दृष्टिकोण से समझने पर जोर देते हैं। जातिवाद, छुआछूत का विरोध करा, जिसमें ब्रह्म समाज में सभी जातियों को सामान्य मानता है, छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव और ऊंच नीच की जो अवधारणा थी उसको अस्वीकार करता है। यानी जातिवाद आधारित जितने भी विचार थे, छुआछूत से रिलेटेड जितने भी विचार थे, उन सबका ब्रह्म समाज त्याग करता है, उसको अमान्य मानता है। महिला के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्होंने बात करी, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध करा, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन करा। इन्होंने सती प्रथा, वही जो मैंने आपको बताया, बाल विवाह और बहुविवाह यानी एक स्त्री का एक से अधिक विवाह करा देना, इसका भी कड़ा विरोध इन्होंने करा। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन करा और महिला शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन करा। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने पर भी इन्होंने बल दिया कि यानी महिलाओं को पुरुषों से कम ना आंका जाए, महिला पुरुष के जितना ही है या पुरुष के बराबर ही है, सामान्य उनको समझना चाहिए। इसके बारे में भी इन्होंने बातें रखी। अब हम बात करेंगे तर्क और विज्ञान और शिक्षा को बढ़ाना, या इन्होंने क्या करा, तर्क विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसमें ब्रह्म समाज मानता था कि समाज का विकास तर्क और वैज्ञानिक सोच पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा, प्रेस और जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य किया। समाज सुधार और नैतिकता की बात करी, नैतिकता यानी सत्य, अहिंसा, सदाचार को बढ़ावा देते हैं। ब्रह्म समाज के अनुयायी मांसाहारी और नशे से दूर रहने का पालन करते थे। यानी जो भी ब्रह्म समाज के मानने वाले थे वो बेसिकली किसी भी तरीके का मांस का सेवन नहीं करते थे, किसी भी तरीके का मदिरा या यूं कहे कि नशे से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं करते थे। तो ये कुछ ब्रह्म समाज के सिद्धांत थे जिसको हमने देखा। अब आगे हम आपको चीज़ें और क्लियर करें। फ्रेंड्स, वो थी ब्रह्म समाज की बातें। अब हम बात करेंगे आर्य समाज की। आर्य समाज बेसिकली जिसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 यानी 1875 को मुंबई में की थी। यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को वेदों की मूल शिक्षाओं की ओर लौटाना था। यानी जो आर्य समाज था उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की गई थी और साथ ही साथ इसने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का जिक्र भी किया और इनका उद्देश्य भारतीय समाज को वेदों की इम्पोर्टेंस यानी वेदों के मूल अधिकारों के बारे में बताना था।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो नारा दिया वो दिया गो बैक टू द वेद्स। यानी उन्होंने ये कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों में जो चीज़ें लिखी हुई है हमें उसको मानना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, यही हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी और इन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। अब हम देखेंगे कि वेदों की ओर वापसी का अर्थ और महत्व क्या होता है। यानी वेदों की ओर लौटो या इसका जो अर्थ है, जो महत्व है वो क्या है। वेदों की ओर वापसी, गो बैक टू द वेद नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय समाज को वेदों के मूल शिक्षाओं और जो भी उस समय समाज में व्यापक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जातिवाद और धार्मिक पखंडों को दूर करना था। यानी वेदों की ओर लौटने का मेन मकसद जो इनका था वो अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जातिवाद और धार्मिक पखंडों को दूर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की। यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को वेदों की मूल शिक्षाओं की ओर लौटाना और समाज में फैली बुराइयों, अंधविश्वास तथा कुरीतियों को समाप्त करना था। यानी आर्य समाज की स्थापना करने के पीछे जो मेन मकसद स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था वो बेसिकली ये था कि जो समाज में बुरी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, प्रखंड जो फैल रहे थे उन सबको दूर करके लोगों को वेदों से जोड़ना, वेदों के बारे में बताना, वेदों का ज्ञान देना, इन सब के बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का। अब बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना के प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना के जो पहला कारण है वो है धार्मिक कुरीतियाँ और अंधविश्वास। हिंदू धर्म में व्यापक मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, चमत्कार और यज्ञ बलि जैसी परंपराओं को प्रचलन में बढ़ गया था और धर्म के नाम पर जो पखंड और अज्ञानता फैली हुई थी उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास करा और साथ ही साथ जातिवाद और छुआछूत का भी इन्होंने विरोध करा। यानी समाज में जो ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव और बहुत अधिक जो फैल रहा था, जिस प्रकार से जैसे निम्न जाति को शिक्षा और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इन सभी के खिलाफ इन्होंने कड़ा विरोध करा और सभी को एक समान रूप से समझने का प्रयास करा। यानी एक हिसाब से ये भी ब्रह्म समाज के से ही मिलते जुलते विचारों को ही आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने महिला उत्पीड़न, यानी महिला का जो उत्पीड़न उस समय हो रहा था, जैसे कि बाल विवाह कर देना, सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक और नारी शिक्षा की उपेक्षा समाज में प्रचलित थी। यानी जो बाल विवाह कर दिया जाता था महिलाओं का छोटी उम्र में, सती प्रथा तक को उन्हें ग्रस्त हो जाती थी महिलाएं, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। इन सभी के जो भी गलत विचार थे उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। साथ ही साथ विदेशी प्रभाव और धार्मिक पतन के बारे में अब देखेंगे कि इसका जो विदेशी प्रभाव था और धार्मिक पतन था वो क्या है। भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा था जिससे हिंदू समाज पर खतरा मंडरा रहा था। स्वामी दयानंद ने वेदों को ही सच्चे ज्ञान का स्रोत मानते हुए हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। यानी जिस प्रकार से भारत में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ते जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने क्या करा, हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो प्रखंड था, उसको दूर करते हुए ज्ञान के स्रोत को बढ़ावा दिया और हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। अब बात करेंगे आर्य समाज के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो क्या है। तो आगे हम तो फ्रेंड्स, आर्य समाज के जो सिद्धांत थे या यूं कहे जो प्रमुख सिद्धांत थे वो 10 सिद्धांत थे जिनका उद्देश्य धर्म और समाज को शुद्धिकरण करना और इसका धर्म को सुधारने का
प्रयास करना। तो आप इस तरीके से इन 10 पॉइंट्स को बेसिकली अपने पेपर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम ऐसी ही लाइन आप पेपर में भी लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो इसके पहला सिद्धांत था वो था ईश्वर एक है, वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है और न्यायकारी है। यानी ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है, वही एक ईश्वर की ही हमें उपासना करनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा वेदों का ज्ञान सर्वोच्च और सबके लिए समान है। यानी वेद के अंदर जो ज्ञान है वो सर्वोच्च है, वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए, किसी के लिए ऊंच नीच या धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति है, कोई निचली जाति का है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, वो भी वेदों का अध्ययन कर सकता है, मंदिर में पूजा पाठ कर सकता है। ये नहीं सिर्फ वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए ही बना हुआ है। तो इसका भी इन्होंने विरोध करा। तीसरा सिद्धांत जो इन्होंने दिया वो बताया आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सत्य का अनुसरण और असत्य का त्याग करना। यानी इन्होंने ये बताया कि सत्य का पालन करना तथा असत्य को त्यागना, यानी असत्य को हम छोड़ते हैं। उसके बाद इन्होंने सभी धर्मों को अपने भले के साथ समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करने चाहिए। यानी समाज में जितने भी धर्म हैं वो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे कार्य को करे, इसके बारे में भी इन्होंने बात कही। अज्ञानता का नाश और विद्या का प्रसार करने का अवकाश आवश्यकता है, इसके बारे में उन्होंने बात कही। सबके साथ न्याय प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी सबके साथ हमें न्याय करना चाहिए और एक प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सभी को परोपकार और समाज सुधार के लिए कार्य करने चाहिए और अविद्या को नष्ट करना और विद्या को बढ़ावा देना आर्य समाज का कर्तव्य है। यानी आर्य समाज का कर्तव्य इन्होंने ये माना अविद्या को दूर करके विद्या को ग्रहण करना और विद्या का बढ़ावा देना था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। हमें यूं ही अपने को थक हार के बैठा हुआ या हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अथाह जीवन प्रयास करते रहना चाहिए जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यानी उठो जागो और तब तक भागो जब तक आपको आपका गोल प्राप्त ना हो जाए। वैसे ही आर्य समाज के अंदर भी ये बातें बताई गई। सभी को समाज के शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और इसी के साथ एक पॉइंट और रह गया था, 9वां, प्रत्येक व्यक्ति को अपने उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने आगे बता दिए, ओके। एंड सभी को समाज के शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति को समाज में अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए। आर्य समाज का सुधार आंदोलन, जिसमें धार्मिक सुधार, यानी आर्य समाज के सुधार आंदोलन की बात करेंगे जिसमें धार्मिक सुधार किए गए। धार्मिक सुधार आंदोलन में आप बता सकते हैं मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और प्रखंड के विरोध में आंदोलन चलाया गया। वेदों को सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ माना और उनका प्रचार किया गया। यानी वेदों को ही सर्वोच्च मानकर उनका ही प्रचार प्रसार किया गया था। यज्ञ, वैदिक रीति रिवाज और सच्चे धार्मिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया। यानी आर्य समाज के अंदर जो यज्ञ थे और वैदिक रीति रिवाज और सच्चे धर्म के सिद्धांत पर ही जोर दिया गया था। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भी कार्य किया। सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने जो कार्य किया उसके अंदर सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद का विरोध किया गया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। यानी जितने भी बाल विवाह या जातिवाद का जो था उसका विरोध करा आर्य समाज के अंतर्गत। एंड विधवा को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया। महिला की शिक्षा और अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए। छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया गया और सभी को समानता देने पर जोर दिया गया। इसी के साथ साथ आर्य समाज के द्वारा कुछ शैक्षणिक सुधार भी किए गए जो कि हम देखेंगे। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल ऑफ कॉलेज की स्थापना की गई जिससे आधुनिक और वैदिक शिक्षा का समन्वय
किया गया, यानी डीएवी स्कूल ऑफ कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके अंदर वेदों के बारे में ज्ञान दिया गया, लोगों को वेदों के बारे में शिक्षा दी गई। गुरुकुल प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, जैसे गुरुकुल कंगाड़ी विश्वविद्यालय जो कि 1902 में खोला गया था। राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भी इनका था, यानी स्वतंत्रता संग्राम में भी आर्य समाज के द्वारा योगदान दिया गया था। आर्य समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और अन्य आर्य समाजी स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष तक भी किया। वैदिक संस्कृति और हिंदी भाषा का प्रचार, यानी आर्य समाज के द्वारा वेदों का बढ़ावा और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी किया गया। हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया और संस्कृत के अध्ययन पर जोर दिया गया। विदेशी संस्कृति के अनुसरण का विरोध किया गया, यानी इन्होंने विदेशी संस्कृति को ना अपनाने का प्रण लिया। और आर्य समाज के जो नारे और सिद्धांत थे, जो कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेद्स, इसके बारे में इन्होंने बताया। कृष्णोत्तम विश्व मय्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, यानी श्रेष्ठ बनाओ, सत्य, अहिंसा और सामाजिक समानताओं पर जोर देने की बात की गई। तो आर्य समाज की अगर मैं मेनली बात करूं तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी वो आप बता देंगे। देन इसके जो मुख्य उद्देश्य था वो था वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज की ओर से दिया गया था, और इन्होंने समाज के लिए समाज सुधारक बहुत से आंदोलन किए। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज की, जिसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज एक विस्तृत विवरण में मैं आपको बताता हूँ कि प्रार्थना समाज एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। यानी जो प्रार्थना समाज था वो भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1867 में, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा द्वारा मुंबई में की गई थी। जैसे आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, वैसे इन जो प्रार्थना समाज था उसकी भी स्थापना मुंबई में ही की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदू समाज में व्यापक अंधविश्वास, जातिवाद, बाल विवाह और महिला अशिक्षा जैसी कुरीतियों को दूर करने से रिलेटेड था। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो जो इसकी स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा द्वारा की गई। इसका जो उद्देश्य था वो समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार करने के लिए था। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था, लेकिन महाराष्ट्र में अपने अलग सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा। यानी ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेके ये कार्य करता था और अपने कार्य को इन्होंने महाराष्ट्र में एक अलग सिद्धांत के साथ आगे बढ़ाया। अब आर्य जो हमारा जो प्रार्थना समाज है इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 19वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक बुराइयां थी, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत और मूर्ति पूजा, विधवा उत्पीड़न और अशिक्षा जैसी कमी भारत में उस समय थी। अंग्रेजों के शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा, वैज्ञानिक सोच का प्रभाव बढ़ रहा था, जिससे समाज में सुधार आंदोलन को गति मिली। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज ने भी प्रार्थना समाज को प्रेरित किया। और प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्यों की बात करेंगे अभी हम। तो पृष्ठभूमि में यही है कि 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार से भारत में बहुत ज़्यादा बुराइयां, जातिवाद, विधवा उत्पीड़न और मूर्ति पूजा जैसे जितने भी जो कुप्रथाएं थी उसका विरोध करा, तथा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं का, स्त्रियों का शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए इन्होंने उसका साथ दिया। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। तो प्रार्थना समाज का जो पहला उद्देश्य था वो था धार्मिक सुधार, यानी धर्म में सुधार करना। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का इन्होंने विरोध करा। एक ईश्वरवाद, यानी केवल एक ईश्वर की ही पूजा करना, इसका इनके द्वारा समर्थन किया गया। धार्मिक ग्रंथ और तार्किक अध्ययन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने की
बात कही, साधारण और नैतिक जीवन जीने पर इनके द्वारा जोर दिया गया। तो ये सभी सुधार इनके द्वारा धार्मिक सुधार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे इनके द्वारा जो समाज में सामाजिक सुधार कार्य किए गए वो कौन कौन से थे। तो सामाजिक सुधार के लिए जो इन्होंने कार्य करा वो था जातिवाद और छुआछूत का विरोध करा, सभी वर्गों जातियों के लोगों को समान अधिकार देने का भी इन्होंने प्रयास करा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह का विरोध और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने की भी इन्होंने बात कही। अब बात करेंगे महिला सुधार और शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कार्य किया। तो महिला की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना भी इनके द्वारा की गई और इसी के साथ साथ इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया, यानी महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का भी इन्होंने कार्य करा। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भी इनके द्वारा विरोध किया गया, यानी उस समय जो सती प्रथा थी और जो समाज में पर्दा प्रथा या घूंघट लेके समाज में चलना उसका भी इन्होंने विरोध करा और बाल विवाह के खिलाफ भी इन्होंने समाज में आंदोलन चलाए। शिक्षा और समाज में जागरूकता लाने के लिए भी इनके द्वारा कार्य किया गया। नई शिक्षा प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी शिक्षा का समन्वय बिठाने का इन्होंने कार्य करा। महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने पर भी जोर दिया, यानी जितनी भी महिलाएं थी, जो दलित व्यक्ति थे, दलित जाति के लोग थे, उनको भी शिक्षित करने पर इन्होंने जोर दिया और उसका समर्थन करा और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का भी प्रयास करा गया कि समाज में लोग सिर्फ धर्म में ही ना रहें, वैज्ञानिक चीज़ों को भी जाने, विज्ञान से संबंधित चीज़ों को भी समझे। अब बात करेंगे इसमें जो प्रमुख नेता और उनके योगदान के बारे में। तो प्रमुख नेता में सबसे पहले आत्माराम पांडुरंगा ही आएंगे, जिनके द्वारा प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं, जिनके द्वारा समाज को सुधारने के लिए आंदोलन चलाए गए थे। उसके बाद महादेव गोविंद रांडे जी थे, जिन्होंने प्रार्थना समाज के सबसे प्रमुख नेता के रूप में कार्य करा और सामाजिक न्याय, शिक्षा और सुधार के समर्थक रहे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का भी कार्य करा गया। उसके बाद बात करेंगे रामकृष्णा गोपाल भांडांकर। रामकृष्णा गोपाल द्वारा जो कार्य किया गया वो भारतीय इतिहास और संस्कृत के विद्वान थे। वो जातिवाद और रूढ़िवादी परंपराओं का भी विरोध किया गया। जेपिन जोशी के द्वारा जो कार्य किए गए वो थे समाज सुधारक और शिक्षा के समर्थक, यानी उन्होंने समाज सुधारक के तौर पर भी काम करा और साथ में शिक्षा का भी या समर्थन करा कि सभी को सामान्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज का प्रभाव क्या पड़ा उस समय के समाज पर। प्रार्थना समाज का प्रभाव, धार्मिक और सामाजिक सुधार में इन्होंने योगदान दिया। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में कमी आई, जिसके द्वारा यानी जो इनका प्रार्थना समाज का जो प्रभाव पड़ा, इससे क्या हुआ, समाज में सामाजिक सुधार हुआ, साथ ही साथ मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में भी धीरे धीरे अब कमी आने लग गई थी। विधवा पुनर्विवाह को समाज में स्वीकृति मिलने लगी, यानी विधवाओं को पुनः विवाह करने के लिए भी लोगों के द्वारा अब स्वीकृति देने जाने लगी और विधवा का पुनर्विवाह भी होने लगा। जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाने का भी इनके द्वारा कार्य किया गया। शिक्षा का भी प्रसार करा। इसके शिक्षा प्रसार के अंतर्गत इन्होंने महिला और दलितों के लिए स्कूल और कॉलेज खोले तथा उनमें इनके शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया गया तथा स्वतंत्रता संग्राम में भी इनके द्वारा भूमिका निभाई गई। तो सामाजिक सुधार के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ावा दिया गया और कई प्रार्थना समाजी नेता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए। तो यानी कुल मिलाकर अब हम इसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो प्रार्थना समाज था वो 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने भारत में सामाजिक कुरीतियाँ को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी उस समय जो भारत में बुरी कुरीतियाँ या बुरे विचार फैल रहे थे, उनको दूर करने का प्रयास करा।
इस आंदोलन ने समाज में नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा का उन्मूलन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का कार्य करा और इसके प्रभाव से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को एक नई दिशा मिली, एक नई रूपरेखा दी गई। प्रार्थना समाज का योगदान भारतीय समाज सुधार आंदोलनों के इतिहास में अनमूल्य माना जाता है। तो ये निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो प्रार्थना समाज थी उसने समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य करे, जिससे महिलाओं, निचली जाति और सभी प्रकार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब बात करेंगे हम रामकृष्णा मिशन की, जिसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। एक्चुअली में चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। तो वीडियोस थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी एंड पॉइंट बाय पॉइंट आप एग्ज़ाम में अच्छे से चीज़ों को बता सकेंगे। रामकृष्णा मिशन, जिसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। तो रामकृष्णा मिशन जो था उसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। यह एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म, शिक्षा, समाज सेवा और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। यानी जितने भी बेसिकली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी समाज सुधारक आंदोलन थे उनका मेन जो उद्देश्य था वो एक ही था कि समाज में जो बुरे विचार या बुरे कुरीतियाँ जो फैल रही थी उनको दूर करना और समाज को जागरूक करना और शिक्षा को बढ़ावा देना का कार्य कर रहे थे। तो वही कार्य इनके द्वारा भी किया गया। यह मिशन श्री रामकृष्णा परमहंस के सिद्धांत और शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया। यानी ये जो रामकृष्णा मिशन था वो श्री रामकृष्णा परमहंस के सिद्धांतों से प्रेरित था और उनके ही नक्शे सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। रामकृष्णा मिशन की स्थापना और इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे और इसका जो मुख्यालय था वो बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। प्रेरणा स्रोत जो थे वो श्री कृष्ण परमहंस जी इनके प्रेरणा स्रोत थे। तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर, इनको तो आपने कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में या कहीं ना कहीं देखा तो ज़रूर ही होगा। अब बात करते हैं आगे इनके उद्देश्य की। तो इसका जो उद्देश्य था वो था धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, आध्यात्मिक जागरूकता और मानवता की सेवा करने की इनके द्वारा बात कही गई। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना और भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रसार करने का भी कार्य इनके द्वारा किया गया, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। अब बात करेंगे रामकृष्णा मिशन के जो प्रमुख कार्य थे वो क्या क्या थे। सबसे प्रथम कार्य जो इनके द्वारा किया गया वो था शिक्षा क्षेत्र में योगदान, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा योगदान किया गया। इसके अंतर्गत इन्होंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का भी कार्य किया गया। तकनीकी और व्यापक शिक्षाओं का भी प्रोत्साहन इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कार्य करा, जैसे कि अस्पताल, चिकित्सालय का संचालन इनके द्वारा किया गया। निःशुल्क चिकित्सक शिविर का भी आयोजन किया गया। गरीब और बीमार लोगों की सेवा करने का भी कार्य इनके द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, इन्होंने समाज में सेवा और राहत कार्य का भी कार्य किया। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सूखे के समय सहायता प्राप्त करना लोगों को, अनाथालय और वृद्धा आश्रम का संचालन इनके द्वारा किया गया। गरीबों के लिए भोजन और कपड़े का उपलब्ध करवाना ये भी इनके द्वारा कार्य किए गए। साथ ही साथ इन्होंने धार्मिक
और आध्यात्मिक कार्य का भी कार्य किया। ध्यान, योगा और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार करा। भगवत गीता, वेदांत और उपनिषद का अध्ययन और प्रसार, सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता का भी संदेश इनके द्वारा दिया गया था। तो अब बात करेंगे जो रामकृष्ण मिशन था, इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो क्या थे। तो स्वामी विवेकानंद के विचार सबसे पहले हम जानेंगे। तो इनका जो विचार था वो था नर सेवा, नारायण सेवा, यानी इंसान की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इंसान की सेवा ही ईश्वर की एक सच्ची पूजा है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, इसका भी नारा स्वामी विवेकानंद जी ने ही दिया था, जो कि आगे इससे पहले अभी मैंने वीडियो में आपको आगे ही बताया कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। साथ ही साथ इन्होंने धर्म, शिक्षा और विज्ञान का भी समन्वय करा। समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मदद करने का भी प्रयास इनके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों की भी मदद करी। और श्री रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे वो थे सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिक और सेवा का मिलान होना चाहिए, ध्यान और भक्ति से आत्मा की शुद्धि संभव है। साथ ही साथ आप बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के प्रभाव और इसके महत्व की। तो भारत में इनका योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। यानी इनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में जो सेवाएं दी जाए, महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा आदि का भी कार्य इनके द्वारा किया गया। धर्म और आध्यात्मिक के प्रचार प्रसार में भी इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रेरणा स्रोत रहे थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने अपनी भागीदारी को दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में मिशन की शाखाएं इन्होंने बनाई, अलग अलग विभिन्न देशों में जाके। योगा और वेदांत वैश्विक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और विश्व में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ अब इसका अगर निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन था वो केवल एक धार्मिक संगठन न होकर बल्कि यह एक सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलन भी है। इसका मुख्य उद्देश्य था मानवता की सेवा, यानी मानव की ही सेवा, शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद ने इसे ऐसे मिशन के रूप में स्थापित किया जो भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और सेवाओं के मूल्य को आगे बढ़ा सके। और रामकृष्ण मिशन आज भी समाज में सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और पूरी दुनिया में इसकी शाखाएं विभिन्न विभिन्न स्थानों पर है। यानी रामकृष्ण मिशन का जो मेन स्रोत था वो था मानवता की सेवा, मानव सर्वोपरि है, उनकी ही सेवा ईश्वर की ही सेवा है, जिसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा भी बहुत से कार्य किए गए, उसके बारे में अब हम देखेंगे। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से लेकर 1891 भारत के एक महान समाज सुधारक, शिक्षावादी और लेखक थे। वे बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ में से एक थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष किया। उनकी विद्वत्ता और ज्ञान के कारण उन्हें विद्यासागर यानी विद्या का सागर की उपाधि दी गई थी। यानी जो पंडित ईश्वर चंद्र थे उनको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। यानी विद्यासागर का अर्थ होता है विद्या का सागर, यानी जिनके अंदर ज्ञान का खूब सारा भरमार हो, या यूँ कहे ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए उनको विद्यासागर की उपाधि के तौर पर विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। अब इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बात करेंगे, कुछ चंद पॉइंट्स। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 में हुआ। जो स्थान था वो वीर सिंह
मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। इनके पिता का नाम ठाकुर दास बद्दू उपाध्याय था। इनकी माता भगवती देवी थी। इनके शिक्षा की बात करें तो बचपन में गरीबी के बावजूद शिक्षा के प्रति ये गहरी रुचि रखते थे। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में अध्ययन किया। व्याकरण, संहिता, वेद, वेदांत, स्मृति, ज्योतिष आदि में गहरी निपुणता थी और 1839 में विद्यासागर की उपाधि को प्राप्त किया। अब इनके द्वारा जो समाज में सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए उसके योगदान की बात करेंगे। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, यानी उस समय भारतीय समाज में विधवा का जीवन बहुत ही कठिन था। विधवा की दुर्दशा को देखकर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इन्होंने कानून के द्वारा 1856 में एक कानून पास करवाया जिसमें विधवा पुनर्विवाह का कानून पास हुआ। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को याचिका भेजी और समाज में जागरूकता फैलाई। महिला शिक्षा का समर्थन किया गया। उन्होंने महिला की शिक्षा पर जोर दिया और कई बालिका विद्यालय की स्थापना करी। 1854 में बोनथुनु स्कूल की स्थापना में मदद की, जो भारत का पहला महिला विद्यालय था। उन्होंने बालिकाओं को संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ने की व्यवस्था भी की। साथ ही साथ इन्होंने जातिवाद और सामाजिक समानता का भी समर्थन करा। जाति प्रथा और छुआछूत का इन्होंने विरोध करा। सभी जातियों को सामान्य अधिकार देने के पक्षधर थे। ये सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए और शिक्षा और सुधार पर बल दिया गया। इसके द्वारा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास करा। 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और शिक्षा में सुधार किया। पश्चिम और भारतीय शिक्षा प्रणाली का समन्वय किया गया। स्कूल में शिक्षा को सरल और व्यवहारिक बनाने का कार्य इनके द्वारा किया गया और गरीब छात्रों के मदद के लिए इन्होंने छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई, जिसे हम स्कॉलरशिप बोलते हैं। स्कॉलरशिप योजनाएं भी इनके द्वारा चलाई गई थी उस समय समाज के गरीब पक्ष के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बंगाली भाषा और साहित्य में भी योगदान दिया इन्होंने। बंगाली भाषा को सरल और जनमानस के लिए उपयोगी बनाया। बंगाली लिपि और उच्चारण सुधार किया इनके द्वारा। कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई और उसका अनुवाद भी किया गया, जिससे शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। अब इनकी प्रमुख उपलब्धियां और कार्यों की बात करेंगे तो इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां थी वो थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करवाने में इनका योगदान रहा। महिला शिक्षा के लिए इन्होंने विद्यालयों की स्थापना करी। बंगाली भाषा और लिपि में इन्होंने सुधार करा। गरीब और वंचित लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी और संस्कृत कॉलेज के प्रमुख रूप में शैक्षणिक सुधारक के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर केवल एक शिक्षावादी ही नहीं बल्कि भारत के महान समाज सुधारक में से एक थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भारतीय समाज में नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका जीवन संघर्ष और सेवाओं का प्रतीक है और वे आज भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हुए हैं। यानी इनके द्वारा जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इनके द्वारा बहुत से अच्छे कार्य किए गए समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट के बारे में भी इस बुक के अंदर दिया गया है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक आध्यात्मिक और दार्शनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP बॉलवोस्टिक और कर्नल हेनर स्टील ऑनकॉट ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के बीच आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व की स्थापना, यानी सभी जातियों और धर्मों की समानता, प्राचीन धर्मों और आध्यात्मिकताओं का अध्ययन और पुनर्जागरण करना, मानव चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना इनका प्रमुख उद्देश्य था।
अब बात करेंगे भारत में आगमन और विस्तार की। 1879 में बॉलवोटिक और ऑल काउट भारत आए और मुंबई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी और 1882 में यानी 1882 में इसका मुख्यालय अड्डयार चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी पहले इन्होंने मुंबई में अपनी सोसाइटी की स्थापना करी, उसके बाद चेन्नई में इसको स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। एनी बेसेंट और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। तो एनी बेसेंट, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन इंग्लैंड में हुआ। इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 भारत में हुई। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाज सुधारक और थियोसॉफिकल महिला अधिकार कार्यकर्ता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर्थक थी। वे 1853 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई और 1907 में इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। अब भारत में इनके योगदान की बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करा। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, जिसे आज हर कोई जानता होगा, उसका हिस्सा भी ये बनी। भारतीय युवाओं को वैदिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान देने की दिशा में इन्होंने कार्य करा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनके द्वारा योगदान दिया गया। 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वशासन दिलाना था। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को इनके द्वारा गति दी गई और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का विचारधारा को भी इनके द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और ये सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मध्य से आध्यात्मिक जागरूकता, भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत दर्शन का भी प्रचार इनके द्वारा किया गया और श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद का भी अध्ययन तथा उसका प्रचार प्रसार करने का भी कार्य इनके द्वारा किया गया था। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट ने भारत में धार्मिक, दार्शनिक और राष्ट्रीय जागरण लाने में अहम भूमिका निभाई और एनी बेसेंट न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थी बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सशक्त नेता के रूप में भी उभरी और उनका योगदान भारतीय समाज सुधार और राजनीतिक चेतना के क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा रहा। अब बात करेंगे हम यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी व्योन डोरजियो के बारे में। तो यंग बंगाल आंदोलन 19वीं शताब्दी के पहले भाग में बंगाल पुनर्जागरण यानी बंगाल रेनेसा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका नेतृत्व हेनरी वेनो डोरजियो ने किया और यह आंदोलन युवाओं में तर्क, वैज्ञानिक सोच, स्वतंत्रता विचार और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, लेकिन इसमें भारतीय समाज में आधुनिक सोच और सुधार की नींव रखने के लिए भी इनके द्वारा कार्य किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य और विचार की बात करें तो इनके जो मुख्य विचार थे वो थे तर्कशीलता और वैज्ञानिकता सोच को बढ़ावा देना, धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, ब्रह्मवाद, जातिवाद और रूढ़िवादी परंपराओं की आलोचना करना भी था। पश्चिमी शिक्षा और स्वतंत्र विचारधारा को इनके द्वारा अपनाया गया। महिला शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक समानता का भी इनके द्वारा समर्थन किया गया। हेनरी विलियम डोरजियो के द्वारा जो कार्य किए गए उसके बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा इनका परिचय और इनके योगदान के बारे में हम जानते हैं। तो इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 में कोलकाता, ब्रिटिश भारत में हुआ। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1831 में हुई। वह एंग्लो इंडियन कवि थी, शिक्षक और समाज सुधारक के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। 1824 में हिंदू कॉलेज कोलकाता में शिक्षक बनके और अपने विचारों को युवाओं को प्रभावित करने का भी इनके द्वारा कार्य किया गया। अब इनके प्रमुख योगदान की बात करेंगे
तो आधुनिक शिक्षा और स्वतंत्रता विचारों को इनके द्वारा बढ़ावा मिला। छात्रों में राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की भावनाओं को भी इनके द्वारा जगाया गया और युवाओं को रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ तर्क और सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। बंगाल पुनर्जागरण की शुरुआत में नेताओं में से एक माने जाते हैं, यानी इन्होंने बंगाल पुनर्जागरण, बंगाल रेनेसा की शुरुआत के लिए भी नेताओं के रूप में भी इनको जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? बेसिकली एक यंग बंगाल आंदोलन भी था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस आंदोलन ने बंगाल पुनर्जागरण और बाद के समाज सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि को भी प्रेरित किया। हालांकि डोरजियो की असामयिक मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, लेकिन इसके विचार भारतीय समाज सुधारकों पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। यानी इनके द्वारा ये आंदोलन चलाते चलाते इनकी मृत्यु तक हो गई, बट धीरे धीरे समाज में इसका प्रभाव कम जरूर हुआ लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। इसने बंगाली युवाओं में स्वतंत्र विचारधारा और तर्कशीलता की भावनाओं को विकसित किया, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी दिखाई दिया। अब निष्कर्ष रूप में हम बात करेंगे कि यंग बंगाल आंदोलन भारतीय समाज में आधुनिक सोच, शिक्षा और सामाजिक सुधार का एक प्रमुख आंदोलन था और हेनरी व्यान डोरजियो ने अपने शिक्षा और लेखन के माध्यम से युवाओं में तर्कशीलता और स्वतंत्रता की चेतना जगाई, जिसने आगे चलकर भारत में समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। यानी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य इनके द्वारा किए गए। अब बात करेंगे मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के बारे में। तो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी समाज में उस समय के चलाए गए, तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में प्रारंभ हुआ, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था इस्लामिक समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार और आधुनिकता को बढ़ावा देना। और इस आंदोलन ने धार्मिक रूढ़िवादिता, अशिक्षा और पिछड़ेपन के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा और सामाजिक प्रगति की ओर प्रेरित किया। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे तो शिक्षा का प्रचार प्रसार, आधुनिक शिक्षा को अपनाने का भी जोर इनके द्वारा दिया गया था। यानी मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी चलाया गया जिसमें जो रूढ़िवादिता थी, अशिक्षा थी, पिछड़ेपन था, इसके खिलाफ भी इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। तो इनके उद्देश्य की हमने बात करी जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार इन्होंने करा, साथ ही साथ इनके द्वारा धार्मिक सुधार का भी कुछ कार्य किया गया जिसमें इस्लामिक शिक्षा को आधुनिक संदर्भ में समझाया गया। सामाजिक सुधार का भी कार्य किया गया जैसे पर्दा प्रथा, बहुविवाह और अन्य कुरीतियों के खिलाफ भी जागरूकता फैलाई गई। राजनीतिक जागरूकता की बात करेंगे तो मुस्लिम मानव को स्वतंत्र संग्राम और राष्ट्र निर्माण के भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। यानी मुसलमानों को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का प्रयास किया गया और इनको भी लोगों को भी जागरूक करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। आर्थिक सुधार में बात करेंगे तो व्यापार, कृषि और उद्योगों में मुसलमानों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया। अब प्रमुख मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन और नेताओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख नेता थे जो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन जो कि श्री सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, तो सर सैयद अहमद खान जो कि सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन की शुरुआत करी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना। आंदोलन ने अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसने भारतीय मुसलमानों को सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। यानी इन्होंने क्या करा, जो भारतीय मुसलमान थे उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में भी, यानी UPSC के थ्रू जो सिविल सर्विसेज में लोग जाते हैं उसके लिए भी इनके द्वारा प्रेरणा लोगों को दी गई। अब बात करेंगे देवबंद आंदोलन जो कि दारुल देवबंद के द्वारा शुरू की गई। इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई।
इसने परंपरागत इस्लामिक शिक्षा और धार्मिक मूल्य को बनाए रखने पर जोर दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी विचारों को समर्थन प्राप्त हुआ। अहमदिया आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू की गई थी। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस्लाम में सुधार और अहिंसा व आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का कार्य करा। आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता पर भी जोर दिया। अब बात करेंगे खलीफत आंदोलन की। खलीफत मूवमेंट जो कि 1919 से 1924 के बीच में चलाया गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए किया गया, जो कि महात्मा गांधी और मुस्लिम नेता के नेतृत्व में यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। खलीफत आंदोलन, जिसका आपने 11th में 12th में पढ़ा होगा, खलीफत आंदोलन बेसिकली क्या था। अब बात करेंगे मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन और इसका जो प्रभाव पड़ा लोगों पर वो क्या था। तो मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार हुआ, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने की सोच की ओर लोग विकसित हुए, धार्मिक कट्टरता को चुनौती मिली और प्रगतिशील इस्लाम की सोच उभरी और राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी और साथ ही साथ भारत में मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा और आर्थिक सुधार की नींव भी पड़ी। तो ये कुछ प्रभाव पड़े जिसको हमने देखा। अब निष्कर्ष रूप में क्या इसका फर्क पड़ा वो हम देखते हैं। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभाई और इस आंदोलन के कारण मुसलमानों ने आधुनिक शिक्षा, आर्थिक उन्नति और सामाजिक सुधार को अपनाना शुरू किया और सर सैयद अहमद खान और अन्य सुधारकों के प्रयासों ने मुस्लिम समाज में नई चेतना और जागरूकता पैदा करने का प्रयास करा और आगे चलकर ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान इनके द्वारा दिया गया। अब बात करेंगे पारसी सुधारवादी आंदोलन, यानी पारसियों द्वारा भी सुधारवादी आंदोलन चलाया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। पारसी सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत में शुरू हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पारसी समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार और आधुनिकता को बढ़ावा देना। यह आंदोलन पारसी समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं और जातिगत भेदभाव और महिलाओं की असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित था। इस आंदोलन का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता और B.M. मालाबारी जैसे बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने किया। यानी जो पारसी सुधारवादी आंदोलन था वो 19वीं सेंचुरी में शुरू किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पारसी समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार और आधुनिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था तथा इसके अंतर्गत बहुत से मुख्य लोगों की भूमिका भी थी, जिसमें से कुछ थे भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और B.M. मालवारी जैसे बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने भी इसका समर्थन किया। अब बात करेंगे पारसी सुधारवादी आंदोलन के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या थे। तो इनके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो था शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक जागरूकता बढ़ावा देने का इन्होंने बात करा। शिक्षा के प्रसार के अंतर्गत बात करेंगे तो पारसी समुदाय में आधुनिक शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देना, बाल विवाह, बहुविवाह और महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। पारसी धर्म को तर्कशील और आधुनिकता बनाए रखना, पारसियों को व्यापार और उद्योग में आगे बढ़ने का प्रयास दिया गया तथा ब्रिटिश शासन के तहत पारसियों के अधिकार और सहभागिता को भी बढ़ावा देने का कार्य किया इस आंदोलन ने। अब बात करेंगे प्रमुख पारसी सामाजिक सुधार और उनके योगदान के बारे में। तो सबसे पहले जिनकी बात मैंने करी, आगे भी बताया था, जो कि दादा भाई नौरोजी है, जो कि 1825 से 1917 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के शोषण को उजागर करने के लिए ड्रेन थ्योरी दी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा सुधार में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा B.M. मालबारी, जो कि 1853 से 1912 के बीच में इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्थन करा, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाए
और इसके कारण स्वरूप 1891 में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट पारित हुआ और पारसी समाज में सुधार लाने के लिए पारसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी BN मालबारी द्वारा। अब फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे तो फारसी समाज में शिक्षा और नागरिक अधिकारों की वकालत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे और समाज सुधार को बढ़ावा देने का भी कार्य फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे फारसी सुधारवादी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। तो महिलाओं की स्थिति में इससे सुधार हुआ और उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिला। बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए और फारसी समाज ने आधुनिक विज्ञान, उद्योग और व्यापार को अपनाया तथा ब्रिटिश सरकार में पारसी की भागीदारी बढ़ी और उन्होंने प्रसन्न में उच्च पद हासिल किया तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पारसी नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पारसी सुधारवादी आंदोलन ने भारत में शिक्षा, समाज सुधार और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया तथा देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस आंदोलन के कारण पारसी समाज आधुनिकता, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा तथा भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली समुदाय बन गया। तो ये कुछ पारसी समाज के बारे में था। अब हम बात करेंगे सिख सुधार आंदोलन, जो कि सिख सभा आंदोलन और सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो सिख सुधार आंदोलन ये भी 19वीं से 20वीं शताब्दी के शुरू में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सिख धर्मों को शुद्ध करना, सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन मुख्य रूप से सिख सभा आंदोलन यानी सिंह सभा मूवमेंट, अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में सामने आया। तो इसे आप ये कह सकते हैं कि सिख सभा आंदोलन के रूप में ये जाना गया, जो कि अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा आंदोलन के रूप में लोगों के सामने प्रकट हुआ। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो सिख धर्मों को हिंदू परंपराओं और अंधविश्वासों से अलग करना, गुरुद्वारों को महताओं और भ्रष्ट तत्वों से मुक्त करना, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सिख समाज को जागरूकता लाने का प्रयास करा तथा जातिवाद, महिला अधिकार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सुधार करना और ब्रिटिश शासन के दौरान सिख पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखने का भी इनके द्वारा कार्य किया गया। आप प्रमुख सिख सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आंदोलन है वो है सिख सभा आंदोलन, सिंह सभा मूवमेंट विच इज़ स्टार्ट इन 1873, 1873 में शुरू हुआ, जिसके अंदर गुरु नानक और अन्य गुरुओं की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की गई और अमृतसर में 1873 और लाहौर में 1879 में इसकी स्थापना हुई। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के मूल सिद्धांत का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया गया, यानी इस धर्म के अंतर्गत सिखों को जो मूल सिद्धांत के रूप में ये बताया गया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका पालन किया जाए। सिखों को हिंदू धर्म से प्रभावित अनुष्ठानों और परंपराओं से अलग करने पर जोर दिया गया तथा खालसा पंथ की मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब बात करेंगे अकाली मूवमेंट, अकाली आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ, जो कि गुरुद्वारों पर महताओं के नियंत्रण को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया और ब्रिटिश शासन के समर्थन में महता गुरुद्वारों का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसे समाप्त करने के लिए सिखों ने संघर्ष किया तथा 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ, जिसे गुरुद्वारा का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को सौंपा गया। अब गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की बात करेंगे, जिसमें सिख गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के तहत सिखों ने अहिंसक तरीकों से गुरुद्वारों का नियंत्रण अपने हाथों में लिया तथा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को गुरुद्वारे के प्रशासन को सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बात करेंगे सिख सुधार आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वो क्या हुआ। तो सिख धर्म की पहचान को पुनः स्थापित किया गया और गुरुओं की शिक्षा को फैलाया गया तथा गुरुद्वारे को
भ्रष्ट महताओं से मुक्त कराया गया, यानी भ्रष्ट लोगों से मुक्त कराया गया, तथा शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा मिला, जिससे सिख समाज ने प्रगति की तथा सिखों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगी, जिससे वो स्वतंत्र समाज में सक्रिय रूप से शामिल हुए। तो ये सिख धर्म द्वारा चलाए गए आंदोलनों का प्रभाव हुआ। अब बात करेंगे सिख गुरुद्वारा अधिनियम, जो कि 1925 के माध्यम से गुरुद्वारा प्रबंधन सिख समुदाय को सौंप दिया गया। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो सिख सुधार आंदोलन था उसने सिख समाज को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया, और इस आंदोलन ने सिख धर्म की शुद्धता, गुरुद्वारों के सुधार और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। यह आंदोलन सिखों की धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में भी सफल रहा। तो ये कंक्लूजन रूप में हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत में सुधार आंदोलन, जो कि इसका स्वरूप और परिणाम क्या रहा भारत में सुधारवाद आंदोलन का। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक और धार्मिक शैक्षणिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास और असमानताओं को समाप्त करना तथा इस सुधार आंदोलनों ने भारत में आधुनिकता, जागरूकता और प्रगति की भी नींव रखी। यानी भारत में जितने भी सुधारवादी आंदोलन हुए उसके जरिए भारत में आधुनिकता और लोगों के अंदर जागरूकता आई और लोग प्रगति की ओर धीरे धीरे अग्रसर हुए, आगे बढ़ते गए। सुधारवाद आंदोलन का स्वरूप और धार्मिक सुधार आंदोलन। सुधारवाद आंदोलन का जो स्वरूप था उसमें हम धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे, जो कि है ब्रह्म समाज। जैसा कि हमने आगे पढ़ा है कि सुधारवाद आंदोलन जो हुए उसमें जो धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक जो था वो हमारा ब्रह्म समाज का आंदोलन था, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जिसकी स्थापना हुई थी, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किया। आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, जो कि 1875 में हुई, और इनका जो नारा था वेदों की ओर लौटने की प्रेरणा को जातिवाद का विरोध किया। इन्होंने वेदों की ओर लौटने का कहा तथा जातिवाद का भी कड़ा विरोध करा। तो बेसिकली एक रिवीजन भी हो जाएगा इससे आपका। प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1887 में सामाजिक सुधार और महिला शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए किया गया। तथा बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा 1875 में भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का प्रसार करने के लिए किया गया। रामकृष्णा मिशन की बात करेंगे, जो कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में सेवा, शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देने के लिए किया गया था। अब बात करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन की। तो जो सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए थे वो था बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को सुधार करने की मांग की गई, तथा महिला शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा दिया गया, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुल्ले, सावित्रीबाई फुल्ले जैसी महिलाएं शामिल थी। दलित उत्थान में भी योगदान दिया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका रही। सत्योद्धाक समाज और अछूत आंदोलन की भी देखे जा सकते हैं। इसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें अलीगढ़ आंदोलन हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विद्यासागर के प्रयास भी इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं। अब बात करेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा। बेसिकली अगर किसी आंदोलन को आप व्यक्त करेंगे तो उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रभाव को अच्छे से उसको वर्णन करेंगे, मतलब अच्छे से आप उसको जब एक्सप्लेन करोगे तभी जाके उसका मार्क्स आपको अच्छे से मिलेगा। तो पहले अब हम इसके पॉलिटिकल प्रभाव की बात करेंगे। तो राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ावा मिला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नैतिकता और वैचारिक को आधार मिला, महिला, दलित और पिछड़े वर्गों को समानता का अधिकार भी दिया गया। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के कारण आधुनिक भारत की भी नींव इस समय पड़ी। तथा सुधार आंदोलन के परिणाम की बात करेंगे तो इसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में कमी आई, महिला शिक्षा और समानता के अधिकार को बढ़ावा मिला, जातिगत भेदभाव की चुनौती दी गई और दलित उत्थान हुआ, और आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तर्कशीलता को भी बढ़ावा मिला। तो ये इसके सुधारवादी आंदोलन के परिणाम थे। अब बात करेंगे धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रवाद को
बल मिला। सामाजिक सुधार के लिए कई कानून लागू किए गए, जैसे सती प्रथा निषेध, बाल विवाह निषेध, विधवा पुनर्विवाह आदि का भी जो है कानून पास किया गया। अब बात करेंगे सामाजिक सुधार के लिए जो उठाए गए कदम थे वो कौन कौन से थे। तो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन ने समाज को आधुनिक और प्रगतिशील और न्याय संगत बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनमें कानूनी सुधार, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं के अधिकार, जाति सुधार और धार्मिक सुधार आदि शामिल है। अब बात करेंगे कानूनी सुधार की, तो कानूनी सुधार के अंतर्गत सती प्रथा निषेध, जो कि 1829 में यानी सती प्रथा का विरोध किया गया राजा राममोहन राय के द्वारा, जो कि ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे ही सती प्रथा पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा विरोध लगा दिया गया था, या एक कानून पास करके इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया 1856 में, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ, और विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा और भारतीय लोगों की द्वारा भी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पास किया गया, जो कि हर बिलास सरदारी के द्वारा किया गया, जिसमें बाल विवाह को अपराध घोषित किया गया तथा इस पे सर्द एक्ट बनाए गए। नवजात हत्या निषेध कानून पास किया गया 1870 में, जो नवजात शिशु को उनके जन्म से पहले ही मार दिया जाता था, उसके लिए भी कानून पास किया गया तथा नवजात कन्या हत्या को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया। यानी जो भ्रूण हत्या होती थी उसको रोकने का भी प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे अच्छे कार्य भी भारत के अंदर किए गए। यानी भारत में जो समाज में उस समय बुरे कुरीतियाँ, बुरे विचार थे, उसको भी दूर करने का कार्य किया गया, जिसमें महिला शिक्षा अधिनियम और विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। दलितों और पिछड़ों के लिए संवैधानिक अधिकार, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसका शुरुआत की गई। आरक्षण, समानता और छुआछूत उन्मूलन के संविधान में विशेष अधिकार दिए गए। साथ में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की भी बात की गई, जिसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि जैसे कुछ लोगों के सहयोग से ये चीज़ें हो सकी। पहली बालिका विद्यालय खोली गई इनके द्वारा तथा महिलाओं के लिए मतदान अधिकार 1947 में पारित किया गया, जिसमें संविधान में महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए, जिससे वो अपने मतदान का प्रयोग कर सके। विवाह और संपत्ति का अधिकार सुधारा गया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 ने महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार देने का प्रयास किया। साथ ही साथ जातिवाद और दलित उत्थान, जाति सुधार और दलित उत्थान भी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें सत्योधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ, जिसमें दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और समानता का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। अछूत ऊर्ध्वाधर आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, जिसमें दलितों के मंदिर प्रवेश, सरकारी नौकरी और शिक्षा में समानता के लिए संघर्ष की बात की गई। साथ ही साथ 1932 में पूना समझौता, जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के सहयोग से हुआ, जिसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। छुआछूत उन्मूलन अधिनियम 1955, जिसमें अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी जो छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज 1828, जिसकी राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया, जिसमें एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध और समाज सुधार के रूप में इन्होंने कार्य करा। आर्य समाज की बात करेंगे तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसका कार्य किया गया। इनके द्वारा जो विचार रखे गए वो था जातिवाद, मूर्ति पूजा और बाल विवाह का विरोध। नेक्स्ट बात करेंगे रामकृष्णा मिशन। रामकृष्णा मिशन जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा चलाया गया, जिसके अंतर्गत इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और समाज सेवा को बढ़ावा देने का कार्य
किया गया। तथा सिख गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो कि 1920 में आया, जिसके अंदर गुरुद्वारे को भ्रष्ट महताओं से मुक्त कराने का भी प्रयास किया गया। अब बात करेंगे राजनीतिक सुधार और अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 1950 में पारित हुआ, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। उसके बाद बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 में पारित हुआ, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध और तलाक के अधिकारों के लिए भी कानून पास किए गए। अब बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और सुधार की, जो कि 1986 में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत उनके जो भी तलाक से रिलेटेड कानून थे उसको पारित किया गया। पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया 1992 में, और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का भी अवसर मिला। तो अब कंक्लूजन में हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर के ये कह सकते हैं कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी थी उसने भारत में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य बेसिकली था जो समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था लोगों के अंदर, उसको दूर करने का प्रयास किया गया और समाप्त करने का प्रयास किया गया। तथा इन आंदोलनों ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जाति सुधार और धार्मिक जागरूकता पर जोर दिया, और सामाजिक सुधार के इन कदमों ने भारतीय समाज की जातिवाद और लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, सती प्रथा और अन्य कुरीतियों से मुक्त करने में भी मदद करी। तथा इन सुधार के कारण महिला को शिक्षा प्राप्त हुआ, दलितों को उनका अधिकार मिला, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी और संवैधानिक अधिकारों की दिशा में बड़ा बदलाव हुआ, और आज भारत एक प्रगतिशील और समानता आधारित समाज की ओर अग्रसर हुआ, जो कि आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलनों में बात करें तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारत को प्रगतिशील समाज की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करा। तथा इन आंदोलनों के कारण महिला, दलित और पिछड़े वर्गों को समानता और शिक्षा का अधिकार मिला, और इन सुधार ने आधुनिक भारत की नींव रखी और देश को एक न्याय संगत और समानतावादी समाज की ओर अग्रसर किया। तो ये था फ्रेंड्स आज की हमारी पूरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे पता है, बट ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और पेपर में इनफैक्ट 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो पेपर के टाइम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको तो हम कवर करेंगे ही, बट ये थी हमारी चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपना एक कमेंट ज़रूर शेयर करेगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कुछ अगर आप लोगों का सजेशन है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।